नमस्कार, न्यूज़ सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। बीते दिनों मोदी सरकार ने संसद में एक कानून लाई है कि अगर कोई भी राजनेता या कोई भी मुख्यमंत्री 1 महीने तक अगर हिरासत में रहता है तो उसको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष को लेकर बहस शुरू हो गई है। इन्हीं सब बातों, इन्हीं सब मुद्दों को जानने समझने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अशोक कुमार शर्मा जी हैं, जो मेरठ कॉलेज में लॉ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। सर, न्यूज़ सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद योगेश मिश्रा जी। सर, एक सवाल जो है वो सियासत में बड़ी सरगर्मियाँ लिए हुए है कि जो मोदी सरकार बिल लाई है इस पे बड़ा बवाल मचा हुआ है कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री जो है अगर 1 महीने तक अगर हिरासत में रहता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये जो बिल है ये कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं इस बिल को 2 पक्षों में देखता हूँ जी। 2 तरह से इस बिल को देखा जा सकता है। पहली बात, अब आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का भारतीय राजनीति में दखल धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ मैं इसे स्वागत योग्य कदम मानूंगा उस दृष्टि से, क्योंकि अगर सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए, जो सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनमें शुचिता नहीं होगी, उनके व्यवहार में शुचिता नहीं होगी, अगर उन्हें संदिग्धता से देखा जाएगा, और 1 महीने का पीरियड कोई छोटा पीरियड नहीं होता जी। अगर कोई छोटा मोटा अपराध होगा तो उसमें निश्चित रूप से जमानत हो जाएगी, क्योंकि आधे से अधिक तो जमानती अपराध है, और जो अजमानती अपराध है वो भी जमानती अपराध होते हैं। ये विधि का एक एस्टेब्लिश नियम है, और वी.आर. कृष्णा अय्यर ने कहा भी है कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो 1 महीने तक अगर किसी को बेल नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि वो बहुत जघन्य प्रकार के अपराध में है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि न्याय का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, जो हेल्बर्ट ने दिया, इंग्लिश लॉ का सिद्धांत है, जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का, और वो हमारे यहाँ भी माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी एडवर्सियल सिस्टम ऑफ ट्रायल है, जिसमें पहले उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति पर कोई आक्षेप लगा है, जिस व्यक्ति पर कोई, जिसे हम एक्यूज्ड कहते हैं, अगर वो एक्यूज्ड है किसी अपराध का, यानी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, तब तक हम उसे मानते नॉट गिल्टी, कि वो अभी ऐसे बिल्कुल दूध की तरह है। जब तक कि पहले, देखिए, पहला चरण उसका है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो अभियोजन पक्ष है, वो पहले बियॉन्ड द डाउट, संदेह से परे, पहले उसे ये प्रूव करे कि उसने ये अपराध किया है जी। फिर उस व्यक्ति को डिफेंस का मौका मिलता है। उस संदेह से परे होने के बाद भी अगर डिफेंस कहीं बीच में संदेह उत्पन्न करने में सक्षम रहती है तो भी उस व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया जाता। कई बार अगर बिल्कुल बराबर भी तुला आता है, यानी डिफेंस भी बराबर है और प्रोसिक्यूशन के मेरिट भी बराबर है, तब भी हम ये कह देते हैं कि सबूतों के अभाव में इसको बरी किया जाता है। तो जब हम एक इतना बड़ा प्रोग्रेसिव सिद्धांत लेके चल रहे हैं, तब मुझे लगता है कि इसमें एक रिव्यू अवश्य होना चाहिए, जिसमें विधिवेत्ताओं की, जो भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं उनकी विधिवेत्ताओं की, हमारे बड़ी विधिवेत्ताओं की जो रिपोर्ट्स हैं, जो तमाम दुनिया में आई हुई बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, जो हमारे रिसर्च पेपर्स हैं, उनको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ये सही है कि कोई ना कोई इस तरह का कानून अवश्य बनना चाहिए, इस रूप में ना सही किसी और रूप में, जिससे ऐसे लोग जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं वो सक्रिय राजनीति और कम से कम बड़े संवैधानिक पदों पर विद्यमान रह सकें। दूसरा जो टेक्निकल सवाल ये आता है कि विपक्षी दल साहब ये कहते हैं कि इसमें एक जो सत्तारूढ़ दल है वो हमें कॉन्स्पिरेंसी के तौर पे फंसा लेगी, एक षड्यंत्र के तौर पे फंसा लेगी, तो उनके लिए क्या कोई एक रास्ता बचेगा क्या? हाँ, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है मिश्रा जी, के जो बड़े पदों पर, जैसे मान लीजिए हम प्रधानमंत्री किसी देश के किसी पार्टी के हैं और कोई दूसरा व्यक्ति है किसी जगह का सीमा, अभी तक अगर हम देखें तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो इस तरह के आपराधिक मामले बने हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके बीच में मतभेदों के आधार पर बने हैं, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, और हम यहाँ ये भी याद करते चलें कि हमारा संविधान सर्वोपरि है, ना विपक्ष सर्वोपरि है, ना सत्ता सर्वोपरि है, ना कोई पद सर्वोपरि है। तो अगर हम अपने संवैधानिक मूल्यों में आस्था के इतने निचले हिरास लेवल पर आ गए हैं कि किसी एक पार्टी की सरकार में हम इतना असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, तो इसको भी हमें रिव्यू करने की जरूरत है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन का मामला हो, चाहे वो कोई सी बिल आने का मामला हो, बिल पास होता है पार्लियामेंट में, बिल ऐसे नहीं बन जाता कि प्रधानमंत्री चाह रहे हैं तो बन जाए या प्रेसिडेंट चाह रहे हैं तो बन जाए। लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, यानी पूरे हिंदुस्तान के चुने हुए लोग
और उनकी इच्छा उसमें परिलक्षित होती है। तो उसमें भी बहुमत होना चाहिए, उसमें भी बहुमत होना चाहिए। और किन्हीं मामलों में तो जो 3 तरह की व्यवस्था है हमारे संविधान में, तो किन्हीं मामलों में तो ऐसा बहुमत चाहिए जो स्पष्ट बहुमत हो, या फिर उसमें रेटिफिकेशन भी चाहिए, तो वो सारी प्रक्रियाएं भी पूरी होंगी। तो एक बने हुए कानून को केवल इस आधार पर के इनकी आइडियोलॉजी अलग है या इनका काम करने का तरीका अलग है, ऐसा भी हमें, मैं एक एकेडमिक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते कानून का, मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह से भी सोचना चाहिए। तो सर आप आप तो लॉ के टीचर हैं, चीज़ों को बड़ी गहराई से समझते हैं, तो अब क्या सर ये मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में सरकार या इस रूप में हमें काम कर लेना चाहिए कि जेल से सरकारें तो नहीं चलनी चाहिए, कि जेल में मुख्यमंत्री हैं और वो जेल से सरकारें चला रहे हैं, तो इस एस्पेक्ट से तो हमें बाहर निकलना ही चाहिए और एक कॉन्क्रीट डिसीजन तो हमें लेना ही चाहिए राजनीति के सुदृढ़ीकरण के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ। देखिए, जो संविधान है उसके 3 भागों में हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। पहली स्टडी होती है उसकी टेक्स्ट की स्टडी, जैसा वो लिखा हुआ है। दूसरी स्टडी होती है उसके जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो इंटरप्रेट करता है उसकी चीज़ों को, प्रिंसिपल्स के रूप में हम पढ़ते हैं। और तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है कन्वेंशंस, जो नई रीतियाँ पढ़ती हैं, जो अच्छी मोरल्स हमारे उसमें पढ़ते हैं। हम अब मुझे लग रहा है कि 2 चीज़ों पे तो हम आगे हैं, लेकिन जो तीसरी चीज़ है, मैं और आप यहाँ खड़े हैं, हम एक दूसरे को गाली नहीं दे रहे। अगर दें तो मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को कोई सूट करने जा रहे हैं या हम मुकदमेबाजी करने जा रहे हैं, पर ये किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम में मॉरल्स हैं। ऐसी राजनीतिज्ञों में भी मॉरल्स का होना बड़ा जरूरी है, कानून से ज़्यादा। देखिए, ब्रिटिश संविधान सब जानते हैं कि लिखित नहीं है, लेकिन हमें वहाँ के कन्वेंशंस के हिसाब से, वहाँ की जो रूढ़ियाँ हैं उनके हिसाब से भी हमें चलना चाहिए। एक समय था जब रेल मंत्री कोई एक्सीडेंट होने के बाद इस्तीफा दे देते। एक समय था जब उपद्रव होने के बाद गृह मंत्री इस्तीफा दे देते। एक समय था जब किसी और काम पर बड़े बड़े लोग इस्तीफा दे देते थे। तो आज हमें बजाय कानून से बांधने के, जिससे असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, हमें अपने लोगों को मोरल कंडक्ट का आह्वान करना पड़ेगा। हमें ये कहना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है, देखिए अभी मैं सुन रहा था कि जैसे जस्टिस वर्मा, ऑनरेबल जस्टिस वर्मा का मामला सामने आया, तो उसमें बहुत सारे लोगों का, बड़े जो वरिष्ठ जज थे, बड़े वरिष्ठ वकील थे, उन्होंने ये कहा कि जब तक मामला जो है नहीं हो जाता, शांत नहीं हो जाता, तब तक इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। भले ही इम्पीचमेंट से इन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन वो अच्छा होगा कि ये स्वतंत्र रूप से खुद हट जाए। पहले ऐसी प्रथाएं थी, लेकिन अब मैं नहीं समझता कि ये इस तरह का वातावरण किस प्रकार बना, इसके कारणों में अब तो ना कोई इस्तीफा मांगता है और ना कोई इस्तीफा देना चाहता है। तो इसके लिए हमें, मुझे लगता है, लॉ से ज़्यादा हमें मॉरल्स पर काम करने की ज़रूरत है, जो मेरा नट शेल में कहना है। क्योंकि देखिए, कानून क्या होता है? कानून, मैं भी ये मानता हूँ कि कानून आदतन माने जाते हैं। कानून, आप ऐसे कानून अगर बना देंगे जिससे लोगों में भय व्याप्त हो जाए, आप अगर ऐसे कानून बना देंगे जिससे बहुत ज़्यादा अनिश्चितता फैल जाए, तो वो ठीक नहीं होगा। कानून ऐसे, जैसे मैं अक्सर अपने क्लासरूम में एग्जाम्पल देता हूँ कि हमने दहेज विरोधी अधिनियम बनाया, उसका केवल और केवल इतना फायदा हुआ कि पहले शादी में दिया जाता था दहेज, अब सगाई में दिया जाता है। पहले लड़के वाला कम से कम अपना ट्रैक्टर करके लेके जाता था, अब लड़की वाला पहुंचाता है उसे सगाई में। तो हमें ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए जिनका प्रभाव शून्य हो जाए। हमें ये देखना चाहिए कि मोरल्स के आधार पर, लोगों के आह्वान के आधार पर, उनके पॉलिटिकल और लीगल विजडम के आधार पर हम चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक सर, एक सवाल अभी और जो फिजाओं में गूंज रहा है, आपको जानिए कि ये जो चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी SIR को लेके चुनाव आयोग और विपक्ष को लेके बड़ी तकरार चल रही है। सवाल यह है कि किसी संवैधानिक संस्थाओं को लेके आप एक आरोप लगा देते हैं कि वोट चोरी का मामला, और वोट चोरी को लेके एक ब्रॉड वे में एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जब सवाल उठने लगें, तो इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं, सियासी तौर पे और कानूनवेत्ता के तौर पे? देखिए, सियासत और कानून एक नहीं है, पर साथ साथ चलते हैं जी। क्योंकि जो लोग सियासत में जीत के आते हैं वो कानून बनाने के हकदार होते हैं। तो हम इन्हें, जैसे कहते हैं इंग्लिश में कि वी कैन नॉट टोटली डिवोर्स पॉलिटिक्स फ्रॉम लॉ, लेकिन हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। हमारी संस्थाओं पर हमें भरोसा रखना होगा। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा संविधान सर्वोपरि है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि किस चीज़ का की ड्यूटी, किस चीज़ का राइट किसको दिया हुआ है। जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन है, 324 से लेकर 329 तक, उसे तीनों चीज़ों का अधिकार है। वो उसका अधीक्षण भी कर सकता है, वो उसे दिशा भी दे सकता है, वो उसे कंट्रोल भी कर सकता है।
और उसको बनने के बाद अभी बात ये आती है कि जी अपॉइंटमेंट, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हमेशा से जजेस के भी होते आए हैं, और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हमेशा से जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके भी होते आए हैं, क्योंकि निश्चित रूप से उसमें एक बड़ी भागीदारी रहती है जो लोग पॉलिटिकल पावर में होते हैं। लेकिन जैसे आपको याद रखना होगा द सीट ऑफ विक्रमादित्य, जब कोई व्यक्ति उस पद पे बैठता है, जब वो उस कुर्सी पे बैठता है, तो वो व्यक्ति नहीं रहता, वो उस देश का एक जिम्मेदार अथॉरिटी हो जाता है। तो वहां बैठकर आप अगर ये सोचते हैं कि वो 100% उसी व्यक्ति के चलेगा जिसने उसे चुना, तो ये गलत है। और अगर आप पूर्व में देखें, जैसे मैंने वी.आर. कृष्णा अय्यर का कहा, उन्हें कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई और उन्होंने सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने फैसले दिए। तो जब हम किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठते हैं और हमें इस जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हम एक व्यक्ति नहीं, अब हम 130-140 करोड़ लोग हमारी तरफ देख रहे हैं जी, तब हम वो व्यक्ति नहीं रह जाते, हम अलग तरह से काम करते हैं। अभी भी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बहुत सारे संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग अपनी, अगर उन्हें लगा, उन्हें डिस्कम्फर्ट लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो वो उन्होंने अपनी तरह से उन चीज़ों को व्यक्त किया। और चुनाव आयोग को रिवाइव करने के लिए तो सबसे ज़्यादा उदाहरण तो टी.एन. शेषन का दिया जाता है कि टी.एन. शेषन ने एक नई गरिमा बनाई, उन्हें भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेके आई थी, उन्होंने एक नई गरिमा बनाई। क्योंकि अब इनको हटा, जैसे मान लीजिए आपने एक बार किसी को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, अब उसे इम्पीचमेंट से हटा सकते हैं। वही इम्पीचमेंट प्रक्रिया हमारे प्रेसिडेंट या इसमें भी शामिल है, इलेक्शन कमिश्नर। तो इसका मतलब वो 100% कंट्रोल में कैसे हो जाएगा? जिस पर्सन को अब आप इम्पीचमेंट से हटा सकते हैं, जो कि आज तक कभी भारत में कभी नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति की ना आप सैलरी कम कर सकते, ना आप उसे हटा सकते, तो वो आपका आदेश मानने के लिए विवश कैसे? सर, एक सवाल का जवाब और जानना चाहेंगे आपसे। सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं, जो न्यायमूर्ति हैं, वो जब रिटायर हो जाते हैं, उनके बाद वो अपनी राजनीतिक पारी शुरू करते हैं। ये जो तरीका है या ये जो एक पहल शुरू हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये अब कुछ वर्षों से इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और लोग सवाल भी उठा रहे हैं इस पे, बहस का विषय है। देखिए, ऐसा है कि हमें इसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि किसी न्यायाधीश से हम कैसे व्यवहार की उम्मीद करते हैं। और इसके लिए मैं आपको पुराने ज़माने का एक उदाहरण देना चाहूँगा, लॉर्ड डैनिंग का, कि जब एक महिला अपने बच्चे को लेकर उनके पास गई और कहा कि मैं इसे जज या बड़ा वकील बनाना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा था कि जज शुड वर्क लाइक ए हॉर्स एंड लिव लाइक ए हर्मिट। एक न्यायाधीश को घोड़े की तरह काम करना चाहिए और संत की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। संत का मतलब है यहाँ पे एक्सक्लूजन फ्रॉम सोसाइटी। तो क्योंकि जज के रहते हुए जब उस पर यह बाध्यता है कि वो सोसाइटी से बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, जिससे वो विदाउट फियर एंड विदाउट फेवर अपनी जजमेंट्स दे सके, तो अगर वो तुरंत बाद या उसके कुछ दिन बाद पॉलिटिकल सीन में आता है, तो ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जज रहते हुए शायद उन्होंने किसी फेवर को किया हो या किसी अपने उस पार्टी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो बात आती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है। और दूसरी बात, उन लोगों की जो ट्रेनिंग है, मैं पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि जजेस की ट्रेनिंग में ये शामिल है कि वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी से नहीं मिलेंगे। तो जब सोसाइटी से नहीं मिलेंगे, इसका एक बड़ा रोल है कि आप फेयर एंड फेवर नहीं करेंगे किसी का। और अगर तुरंत बाद और लगातार लोग आते हैं, तो मैं कहता हूं कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत सिद्धांत वाले लोग हों और वो आने के बाद भी बहुत अच्छा करें, लेकिन सब तो ऐसे नहीं हो सकते। जब लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी कि वो पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट्स लेंगे, तो इसमें खराब लोग भी आएंगे और धीरे धीरे कहीं ना कहीं न्यायपालिका के ऊपर सवाल भी खड़े, न्यायपालिका कॉम्प्रोमाइज भी हो सकती है और सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं के सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं। ठीक। तो पहले का ऐसा होता था कि जो पुराने जो अच्छे जज माने जाते हैं, चाहे वो MC छागला थे या कुछ और थे, कोई और लोग थे, तो वो पॉलिटिकल व्यू अपना रखते थे, कई बार दूसरी चीज़ों में शामिल भी होते थे, पर वो इतने ज़्यादा सिद्धांत वाले लोग होते थे कि उन पर कोई उंगली नहीं उठा पाता था। ठीक। उनके व्यवहार पे कोई उंगली, जैसे MC छागला का मैं स्पेशली उदाहरण देना चाहूँगा। उनकी एक किताब भी है जिसे सबको पढ़ना चाहिए, रोजेज इन डिसम्बर। और वो पॉलिटिकल फिगर भी थे, आंदोलन भी चलाते थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, लेकिन कोई एक वकील भी ये नहीं कह सकता था कि इन्होंने मेरे साथ इस आधार पर एक भी बेईमानी करी। तो या तो फिर आपको अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट से दर्शाना होगा कि हम बिल्कुल अभी भी आके और बिल्कुल वैसे ही हैं, अदरवाइज थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, क्योंकि बहुत रियायतें भी मिलती हैं। जब ये नियम बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद वो जज किसी भी हिंदुस्तान के कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो ये भी समझना चाहिए कि जो चीज़ें पॉलिटिकल जो स्पेस है वो उन लोगों को दे दें जिनका है। भाई, हम डेमोक्रेसी को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटते हैं।
पहला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो अगर इंडिपेंडेंट ही है तो जुडिशरी को जुडिशल वर्क में क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहिए? चाहे वो जैसे कि होता भी है कमीशन के चेयरमैन बनना या कहीं पढ़ाने जाना, जो अच्छे जजेस हैं, बढ़िया जजेस हैं और जो लोग अपने आप को ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि किसी पार्टी लाइन पे चले हैं, वो पढ़ाना पसंद करते हैं। ठीक है। जैसे चंचूड़ भी पढ़ा रहे हैं NLU दिल्ली में, और भी बहुत सारे जस्टिस पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें उस तरफ बढ़ना चाहिए। अच्छी किताबें लिखना, अच्छी बातें, इंटरव्यूज़ देना, पढ़ाना, ट्रेन करना, एकेडमिक्स में आ जाना चाहिए ना। हाँ, एकेडमिक्स में आ जाना। पॉलिटिकल में अगर में जाते हैं तो थोड़ा लगता है। सर एक सवाल और, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उपराष्ट्रपति के चुनाव को अब आप कैसे देख रहे हैं कि जब जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा हो जाता है और उसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है? पहली बात तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है कैसा, उसकी प्रक्रिया क्या है? देखिए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा सा फ़र्क है। दोनों STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम पे होते हैं। इसमें एक ही व्यक्ति को कई वोट डालने का अधिकार होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया होती है जिसमें जो लोग पारंगत होते हैं वो वहाँ बैठते हैं। इससे संबंधित किसी भी जो लीगल डिस्प्यूट है उसका एकाधिकार जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। उन्होंने कई जजमेंट में ये कहा भी है कि इसका जो अधिकार है, जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कहीं पे भी नहीं है। और जैसे कि आपको पता भी होगा कि 20 प्रपोजर और 20 सेकंडर जब तक नहीं होते तब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं किया जा सकता। और यही बात डिस्प्यूट के लिए भी आती है कि कम से कम 20 MPs का सिग्नेचर होना चाहिए, तभी कोर्ट में हम इसे लेके जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन में कोई व्हिप जारी नहीं किया जाता। ये इंडिविजुअल इलेक्शन होता है और दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए होता है राष्ट्रपति के बाद। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में ये अंतर होता है कि जहाँ राष्ट्रपति में जो मेंबर ऑफ असेंबली हैं, स्टेट असेंबलीज हैं, वो भी वोट करते हैं। इसमें केवल राज्यसभा और लोकसभा के MP ही इसमें वोट करते हैं। अच्छा सर, दूसरा एक चीज़ और बताएंगे, कार्यकाल तो डिस्टर्ब हो जाता है ना, अगर कोई मिड टर्म में इस्तीफा दे देता है तो कार्यकाल डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी अवधि क्या होगी? जो नया आएगा उसकी अवधि? जब वो इसमें जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में 66 और 71 इसमें रेलिवेंट डिस्प्यूट के लिए और उसके लिए, जब वो एंटर करता है इलेक्शन के बाद, उससे लेकर 5 साल तक, मतलब जो टेन्योर है पूरा टेन्योर वो पूरा करेंगे। मिलेगा जब वो एंटर होते हैं ऑफिस में। बस इसमें या कोई इस्तीफा दे दे या इम्पीचमेंट का प्रोसेस, इन 2 आधारों पर बीच में हटाया जा सकता है, या किसी की बीमारी ऐसी हो जाए या मृत्यु हो जाए, इनको छोड़कर और में उसे पूरा 5 वर्ष का समय मिलता है अगर इलेक्शन से किसी को चुना गया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो निश्चित तौर पर उपराष्ट्रपति का चुनाव आने वाले दिनों में होने वाला है और राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी और विपक्षी दल दोनों अपने अपने तरीके से प्रत्याशी दोनों ने तय कर दिए हैं। रिजल्ट क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले किसी मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।